सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। साथ ही साथ हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, जिसमें कि आज एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक बेहतरीन ट्रेनिंग और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार डिस्कशन आज यहाँ पे होने वाला है, जो कि आज हमारे इस मीटिंग का टॉपिक भी है एग्री प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड डिस्कशन। और दो बेहतरीन लोग, जो दो बेहतरीन ऐसे आप कह सकते हैं प्रोडक्ट एक्सपर्ट हमारे बीच में मौजूद है, जो ऑल अक्रॉस इंडिया में एक इंस्पिरेशन के तौर पे काम करते हैं, लोगों को जागरूकता फैलाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड, और लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाते हैं ताकि वो अपनी अपनी एग्रीकल्चर की वर्क को ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके और अपनी जिंदगियों में बदलाव ला सके। सो आज दो के दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं दोनों लोग का स्वागत करना चाहूंगा। मिस्टर मनीष वस, मिस्टर शिवम सिंगल, दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज इस सेशन में। आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू Yes, सर। yes. थैंक यू Thanks a सो lot. मच आज के इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों लोग अपने अपने वीडियोस चाहे तो ऑन कर सकते हैं, दोनों लोग के लिए वीडियोस के ऑन करने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमारे जो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हैं उन पे कुछ प्रेजेंट करें, और उसके साथ ही साथ देन आगे जो सेशन है इट्स ओवर टू यू टू कंटिन्यू ऑन। सो इट्स ओवर टू यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। तो आज का जो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का जो हम सेशन रखेंगे तो इसमें क्वेरीज पे ज्यादा काम करेंगे कि क्या क्वेश्चन आपके आते हैं जब आप फील्ड में काम करते हैं। दूसरा, एक बेसिक लोगों का सवाल क्या रहता है कि किस स्टेज में क्या इस्तेमाल करें, ग्रोथ के टाइम पे क्या दें। तो हम स्टार्टिंग में अभी एज अ इंट्रो बात करेंगे क्या प्रोडक्ट के नाम है और किस किस स्टेज पे आप क्या क्या प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेरी सोल्व कर सकें कि आप कल को जब एग्री पे काम करने जाएंगे तो आपको क्या बेसिक बेसिक सवाल आएंगे आपके सामने और आप उनको कैसे हैंडल करें, उन सवालों का कैसे जवाब। तो आज का सेशन ऐसे रहेगा। स्टार्टिंग में हम बात करेंगे कि किस किस स्टेज वाइज आप क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट के साथ क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और दूसरी स्टेज में हम बात करेंगे आपका क्या बेसिक आपके सामने सवाल आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिवम जी से कि वो स्टार्ट करें। Yeah, thanks a lot, Manish. And good morning, everyone. Thank you, Deepak ji. अरुण जी भी ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज जैसे कि अभी मनीष जी ने आपको बताया कि आज एक स्पेशल हमने सेशन रखा है। इसमें हम लोग पहले ब्रीफ में प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि किस किस स्टेज पे क्या यूज होता है, और फिर हम उसमें बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की जो आप लोगों के मन में आते हैं। सो मनीष जी हमारे साथ हैं, वो क्वेश्चन कुछ उठाएंगे, मैं आंसर करूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, वो आंसर करेंगे। और हमारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आमतौर पे आप ही लोग हमसे पूछते हैं, बट हालांकि हमारी कोशिश ये होगी कि हम सारे क्वेश्चन कवर करें। फिर भी मीनवाइल आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको चैट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा और उसी को देख के फिर हम लोग आगे भी उसी क्वेश्चन को उठा लेंगे अपने डिस्कशन के बीच में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों को प्रोडक्ट्स याद रखने हैं तो प्रोडक्ट्स को याद रखने का तरीका क्या है। ठीक, तो पूरी डिटेल्स में हमेशा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट याद रखना हर व्यक्ति के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है। सो एक तो जो हमारे 7 प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, उसको हम एक एक एटलीस्ट ऐसा वर्ड दे दें हर प्रोडक्ट को जिससे कि वो वर्ड हमारे दिमाग में फिट हो जाए और वो प्रोडक्ट हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाए। सो जैसे यहाँ पे प्लांट प्रोटेक्शन में प्रोडक्ट है एग्री बायो फंजीसाइड, तो बायो फंजीसाइड के लिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए फंगस, कि जहाँ पर भी फंगस की बात आ गई तो एग्री बायो फंजीसाइड यूज होगा। फिर उसी के ब्रैकेट में एग्री प्रोटेक है, सो प्रोटेक बायो फंजीसाइड की तरीके से यूज होता है, उसका भी कीवर्ड हमने फंगस याद रखा। न्यूट्रिशनल की कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक है, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स है। सो ह्यूमिक और ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, हालांकि बस उनमें ये डिफरेंस है कि वो एक लिक्विड है और एक ग्रैनुअल है। सो उसका कीवर्ड भी हम एक रख सकते हैं, ग्रोथ रख सकते हैं कीवर्ड, कि जहाँ पे भी हमें लगता है फसल का विकास नहीं हो रहा है, फसल हल्की सी कमजोर पड़ रही है, फसल की बढ़वार नहीं हो रही, तो विकास, जहाँ पे भी विकास की बात आ गई एग्री ह्यूमिक। ठीक, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो ग्रैनुअल्स हो। उसी तरीके से एग्रीमॉस है। सो एग्रीमॉस के लिए हम याद रख सकते हैं फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, तो ये रिप्रोडक्टिव स्टेज पे यूज होता है। जो भी कोई व्यक्ति फ्लावर्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की फार्मिंग कर रहा है, फ्लावरिंग का स्टेज आ रहा है। इवन अगर कॉटन की फसल लगने वाली है तो उस पर जब फ्लावर्स आएंगे, ठीक, तो हमने एग्रीमॉस को फ्लावरिंग, फ्रूटिंग की स्टेज से याद कर दिया। एग्री नैनोटेक को याद कर सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से, या फिर कुछ ऐसे क्रॉप्स जहाँ पे हमें बड़े बड़े बाग बगीचे हैं और
आम की क्वालिटी अच्छी चाहिए, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी चाहिए, हमें कीनू की फार्मिंग अच्छी चाहिए, हमें अमरूद, अनार, इन सब में क्वालिटी अच्छी चाहिए। या फिर कोई इवन जैसे मुरादाबाद के पास आप देखोगे मेंथा की फसल होती है, तो मेंथा में ऑयल का कंटेंट ज़्यादा चाहिए, पत्ते वाली फसल, ठीक। कोई पान की फसल कर रहा है, तंबाकू की फसल कर रहा है। फिर लास्ट में एक इसी कैटेगरी में एग्री गोल्ड है। सो एग्री गोल्ड के लिए आप टॉनिक भी याद कर सकते हो। जैसे हमेशा हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम स्प्रुलिना लेते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गोल्ड याद कर सकते हैं, रूट क्रॉप्स याद कर सकते हैं, ऐसी फसलें जो कि जमीन के नीचे होती हैं, जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, ऐसी फसलें, ठीक। और लास्ट में आता है एग्री 82। 82 के लिए हमेशा कीवर्ड होगा एक्टिवेटर, मतलब ये किसी को एक्टिवेट कर रहा है, किसी की पावर को बढ़ा रहा है। तो हमेशा हम फील्ड में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा उन प्रोडक्ट के साथ में हम एग्री 82 को मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये तो इंट्रोडक्शन था प्रोडक्ट का, क्योंकि आज हम प्रोडक्ट्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब हम सीधा चलेंगे स्टेज वाइज कि अगर हमें सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं तो कौन से स्टेज पे कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाए, उसको हम देखते हैं, और फिर हम सीधा चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पे। सो ये एक मैंने बेसिक डायग्राम या आप टेबल कह सकते हैं जो मैंने बनाई है, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन लोगों ने एग्रीकल्चर पे काम नहीं किया है, ठीक। क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं वो तो ऑलरेडी अगर प्रोडक्ट को समझ जाए तो अपने हिसाब से खेती में यूज कर सकते हैं। बट ऐसे लोग जिन्होंने कभी खेती बाड़ी में काम नहीं किया, उनके सामने एक क्वेश्चन आया कि सर बताइए मैं कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं, तो आप कैसे शिवम बताओ जी, मैं कौन सा एक खरीदूं? चीज ऐड करना चाहूंगा। शिवम जी, आवाज आ रही जी है आपको? हाँ बताओ। हाँ। जो भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप या तो जो आपको सामने स्क्रीन दिख रही है, या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर साइड बाय साइड आपका क्या कहते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। क्योंकि ये मेन चीज है। कई बार होता क्या है, पहली बारी में सारा समझ में नहीं आता लोगों को, तो सिंपल अगर आप ये चार्ट भी फॉलो कर लेंगे तो आप इजीली किसी भी फार्मर को रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी क्रॉप में। ग्रोथ के टाइम पे क्या यूज करेंगे, फ्लावरिंग के टाइम पे क्या यूज करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे जब आप फील्ड पे काम करने जाएं आपको हेल्पफुल हो, या फिर इसको आप पेपर पेन पे नोट डाउन करें। ठीक, तो कितना अच्छा सजेशन दिया देखो मनीष जी ने। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमें हेडिंग पे गौर करनी है। ये मैंने उन फसलों को कंसीडर करके बनाया कि जिसमें 90 से 120 दिन की फसल है। मान लीजिए कोई गन्ने की बात करने लगे 1 साल वाली फसल, या कोई आम के पेड़ की बात करने लगे, तो वहां पे नहीं, ठीक। जो अनाज की फसल है उसके लिए हम खेत की तैयारी कर रहे हैं, बीज की बुआई करने जा रहे हैं। बुआई करने से पहले कोई भी व्यक्ति खेत में अपने डीएपी डालता है, एनपीके डालता है, गोबर की खाद डालता है। तो स्टेप नंबर 1 बेसल एप्लीकेशन एट सोइंग या फिर सॉइल एप्लीकेशन एट सोइंग। तो शुरुआत में मिट्टी में क्या डालें? ह्यूमिक ग्रैनुअल्स डाल सकते हैं, बायोफंजीसाइड डाल सकते हैं, एग्री 82 डाल सकते हैं। ग्रैनुअल की मात्रा है 5 किलो, बायोफंजीसाइड की है 500 ग्राम, एग्री 82 की है 150 ml। तो ये तीनों का बीच में प्लस बनाया है, इसका मतलब है कि हम तीनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 एकड़ के खेत के लिए 5 किलो ग्रैनुअल, 500 ग्राम फंगीसाइड एंड 150 ml 82। उसके बाद हमारा खेत तो तैयार हो गया, बट दूसरी मैं साइड एक में चीज मैं ऐड करना चाहूंगा शिवम जी। कई बार लोगों का सवाल क्या आता है, वो क्या बोलते हैं कि सर जैसे हमें बायोफंगीसाइड नहीं मिला, जैसे हमें आपका, या फिर कई बार लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्ट ले आते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि किसको किस टाइम पे ज्यादा सही तरीके से यूज करेंगे। तो कई बार लोगों का सवाल क्या आता है कि सर मेरी मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो क्या मैं आपका सॉइल एप्लीकेशन के टाइम पे नैनोटेक या गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है जो लोग पूछते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट का, नैनोटेक का भी इस्तेमाल स्टार्टिंग में कर सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन ये बस इसलिए सोच के बनाया कि ऐसा ना लगे किसी व्यक्ति को कि इन लोगों ने तो 5 के 5 प्रोडक्ट ही स्टार्टिंग में यूज करवा दिए, ठीक। तो इसलिए मैंने बोला था अगर कोई ऑलरेडी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसको अपनी खेत का भी मालूम है, जिसको प्रोडक्ट्स के बारे में भी मालूम है, उसको लगता है कि गुणवत्ता हमारी मिट्टी की अच्छी नहीं है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो नैनोटेक का ही इस्तेमाल करे शुरू में, ठीक। आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, चलिए चलिए। हाँ, तो सेकंड था फिर हमारे पास सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट में हमारे लिए 2 प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्री ह्यूमिक और एग्री बायोफंजीसाइड। हालांकि सीड ट्रीटमेंट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो हम उन तरीकों में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट जो भी व्यक्ति बीज उपचार करना चाहता है वो 1 किलो बीज के लिए 5 ml एग्री ह्यूमिक, 10 ग्राम बायोफंजीसाइड का यूज कर सकता है। दोनों को एक साथ मिला के भी सीड ट्रीटमेंट
कर सकता है। फिर जैसे ही फसल लगभग 30 दिन की हो चुकी है, लगभग घुटनों तक इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा शिवम जी। सिंपल क्या करते हैं, एक एक स्टेज पे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, तो हाँ लोगों को बिल्कुल वो भी बिल्कुल। क्लियर हो जाएगा, उनको अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें लोगों का सवाल क्या आता है सबसे पहले तो कि सर हम बीज उपचार में 82 भी यूज कर सकते हैं क्या? ये भी काफी ये सवाल आता है, काफी लोग करते भी हैं कि सर हमने उस बीज की बुआई कराई थी, हमने उसमें 82 डलवा दिया, तो इसको कैसे बताएं हम लोगों को? देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ऑलरेडी एग्री 82 से बीज उपचार कर रहे हो, बट मैंने यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट में एग्री 82 नहीं लिखा है। वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कुछ बीजों में हम एग्री 82 से बीज उपचार कर सकते थे तो चल जाता था, कुछ बीजों में हम एग्री 82 से बीज उपचार करेंगे तो नहीं चल पाएगा। सो क्योंकि हमारे लोगों का बैकग्राउंड प्योर एग्रीकल्चर का नहीं था, तो हम लोगों ने सबके लिए एक बेसिक रूल बना दिया कि ज़्यादा अच्छा है कि आप ह्यूमिक और बायो फंजीसाइड से बीज उपचार करें। एग्री 82 को आप सारे प्रोडक्ट्स के साथ स्प्रे में, पानी में, मिट्टी में तब मिला के इस्तेमाल करें। सो बीज उपचार के लिए ह्यूमिक और बायो फंजीसाइड काफ़ी है, उसी से ही उतने रिजल्ट मिल जाते हैं कि आप 82 नहीं भी मिलाएंगे तो काम चल जाएगा। इसमें एक सवाल और क्या आता है, अगर मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें ठीक। एक सवाल और आता है लोगों का कि जो बड़ी फसलें हैं, जैसे जी जिनका हम सीडलिंग लगाते हैं, जैसे गन्ने की फसल हो गई उसमें, या फिर आपका आलू की फसल हो गई, तो लोगों का ये रहता है कि भाई उसमें 5 ml से कुछ नहीं होगा, तो हम उसमें मात्रा बढ़ा सकते हैं क्या? और अगर हम मात्रा बढ़ा रहे हैं तो क्या कहते हैं, आपका ह्यूमिक क्या फायदा करेगा बीज उपचार में, और बायोफंगीसाइड क्या फायदा करेगा? देखो, जहाँ तक फायदे की बात है तो ह्यूमिक का बीज उपचार इसलिए किया जाता है ताकि हमारे बीज का जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो। देसी भाषा में बोलेंगे तो आगे जाके कल्ले बहुत बढ़िया फूटें, कल्ले ज़्यादा निकलें। जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे उतनी ज़्यादा बालियाँ आएंगी, उतना ज़्यादा अनाज आएगा। इवन जड़ों का विकास बहुत अच्छा रहेगा। मान लो गन्ने की फसल में कर रहे हैं तो जड़ों का विकास बहुत अच्छा रहे ताकि गन्ने बाद तक भी अगर लंबा भी हो गया तो गिरने की दिक्कत ना आए। बायो फंजीसाइड से बीज उपचार हम इसलिए कर रहे हैं ताकि फसल में कोई फंगस की समस्या ना आए। मान लीजिए अभी हम गन्ने का बीज उपचार कर देते हैं बायो फंजीसाइड से, और हमको मालूम है कि गन्ने की फसल में रेड रोट की समस्या आती है जो कि पूरी तरीके से फंगस की दिक्कत है, और अगर बाद में समस्या आ गई तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, तो पहले से बीज उपचार करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन था कि 5 ml से कुछ नहीं हो पा रहा है तो क्या हम मात्रा को बढ़ा सकते हैं? मात्रा को आप बढ़ा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका 5 ml से काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस पहले बोला था कि हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हमें कैसे कैसे बीज उपचार कर सकते हैं। हम मान लो कोई व्यक्ति स्प्रे के माध्यम से बीज उपचार कर रहा है, गन्ना पड़ा है खेत में, तो वो एक एक के ऊपर कोटिंग तो कर नहीं सकता, उसने पूरे खेत में जाके स्प्रे कर दिया जो जो गन्ने का उसका सेट्स पड़े हुए थे। या फिर कोई व्यक्ति डुबा के बीज उपचार कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति सिर्फ उसके ऊपर बस कोई बीज लिया, उसके ऊपर सॉल्यूशन डाला, उसको हाथों से मिक्स करके बीज उपचार कर लिया। ठीक, तो आप ज़्यादा मात्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। मान लो आप ह्यूमिक को यूज़ कर रहे हो बीज उपचार में, ठीक, तो बीज उपचार में अगर आप बीज के हिसाब से देखते हो तो 1 किलो में मैक्सिमम 5 से 10 ml, 10 ml एक लिमिट है, उससे ऊपर नहीं जाना आपको। ठीक, उसी तरीके से अगर आप उसके ऊपर स्प्रे करना चाह रहे हो तो 1 लीटर पानी में मैक्सिमम 4 ml, उससे ऊपर नहीं जाना है। ठीक, तो एक लिमिट डिसाइड है, उसके ऊपर नहीं जाना है। सेम बायो फंजीसाइड में, बायो फंजीसाइड की ऑलरेडी मैक्सिमम लिमिट लिखी हुई है 10 ग्राम की, आप इसको 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम तक यूज कर सकते हो। इसमें एक सवाल और मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे आलू में क्या करते हैं ज्यादातर किसान, अगर हम यूपी की बात करें, आगरा साइड काफी आलू लगता है। आलू में किसान क्या करते हैं, आलू की बुआई से पहले उसको कुछ पर्टिकुलर दवाइयों से उसकी धुलाई करते हैं। तो लोगों का कई बार बेसिक सवाल क्या आता है कि जो हम धुलाई कर रहे हैं उसमें भी हम मिला के उसकी धुलाई कर सकते हैं क्या, आपका ह्यूमिक की? डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि क्या हमारा प्रोडक्ट उसके साथ कंपेटेबल है कि नहीं है। तो वैसे तो आप प्रयोग कर सकते हो, बट फिर भी एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए। चेक करने का तरीका क्या है कि आप दोनों को एक अलग छोटे से बर्तन में सॉल्यूशन बना के देख लो। अगर आपका सॉल्यूशन ठीक है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपका सॉल्यूशन बाई चांस फट गया है तो मतलब वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं है, तो आप उनको दोनों को यूज़ मत करो। ठीक, और अगर आप कोई बाहर से दवाई मिला भी रहे हो तो आपको एक चीज़ समझनी है कि हम वो दवाई मिला क्यों रहे थे। हम इसलिए मिला रहे थे कि बीजों का अंकुरण अच्छा हो, या फिर फंगस ना लगे। तो अगर हम बीजों के अंकुरण के लिए मिला रहे थे तो ह्यूमिक हमने डाल दिया है, फंगस के लिए लगा रहे थे तो बायो फंजीसाइड हमने डाल दिया है, तो उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई पेस्ट के लिए आप डाल रहे थे तो आप वो
तरीका अपनाओ कि कंपैटिबल है कि नहीं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो अगर कंपैटिबल है तो। एक सवाल और आता है, मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूंगा इसमें। जैसे कई फसलों की हम क्या करते हैं, पहले सीडलिंग तैयार करते हैं, पौध तैयार करते हैं। तो उसमें कई बार जैसे आप धान की बात करें, राइस की बात करें, उसमें किसान पहले बीज लगाते हैं एक जगह पे पर्टिकुलर। अगर फार्मर बीज उपचार नहीं कर पाया तो क्या कोई और भी तरीका है क्या जो उसमें वो इस्तेमाल कर सकते? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। देखिए, मान लीजिए हम नर्सरी लगा रहे हैं, अब नर्सरी में हम लोग शुरू में बीज उपचार नहीं कर पाए, तो हमारे पास एक और मौका है। अभी हम नर्सरी से अपनी पौध को निकालने वाले हैं, अपरूट करने वाले हैं, और फिर उसको ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। तो जब हम उसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए ले जा रहे हैं, तब हमारे पास एक ऑप्शन है जड़ उपचार का। इंग्लिश में रूट टिपिंग भी उसको बोलते हैं, रूट ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। तो जड़ उपचार हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक घोल बनाना पड़ेगा पानी के साथ। मान लीजिए आपने ह्यूमिक का घोल बना दिया 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और फिर आपने उसको सीडलिंग को वहाँ पे डुबाया 10 मिनट के लिए, और फिर आपने उसको निकाल के फसल मेन फील्ड में अपने लगा दिया। तो ये वाला ऑप्शन भी होता है, और ये ऑप्शन जबकि बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट लोग कर नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है कि मेहनत ज़्यादा लगती है। बट ऑप्शन की बात करें तो बहुत ही सबसे बेस्ट ऑप्शन में कंसिडर होता है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। लोग फिर फार्मर्स या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो क्या पूछते हैं इसमें, कि हम जो रूट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो पौध उपचार जो कर रहे हैं, वो खाली रूट्स की करें कि पूरे के पूरे घोल में पौधे को डुबोएं? और दूसरा ये रहता है उनका सवाल कि अगर उसमें डोज अगर ज्यादा हो गई रूट ट्रीटमेंट में, तो कुछ पौधे पे कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ेगा क्या? देखिए, पहली चीज तो ट्रीटमेंट सिर्फ रूट का करेंगे उतना काफी है, पूरे पौधे को डुबाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, एक ये क्वेश्चन सिर्फ रूट ट्रीटमेंट में नहीं, सभी जगह पे आता है कि डोज ज्यादा हो जाए तो ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है। और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी अति बुरी ना होती हो। मान लो आप आम भी खा रहे हो, तो आम 2 खा लिए तो ठीक है, 10-12 खा लोगे तो पेट खराब कर देगा। तो डोज आपको वही इस्तेमाल करनी चाहिए जो कंपनी ने रिकमेंड की है। ज्यादा डोज आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो चाहे रूट ट्रीटमेंट हो, स्प्रे हो, सॉइल एप्लीकेशन हो, कोई भी आपका तरीका हो, सभी में। ओके। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे चैट बॉक्स में आया कि पौधे को घोल में कितनी देर तक रखना है। ठीक, तो पौधे को घोल में कितनी देर तक रखना है, अब वो भी फसल टू फसल वेरी कर सकता है। मान लीजिए आप धान की फसल की बात कर रहे हो, तो धान की फसल के लिए 10 मिनट रखना भी काफी है। और अगर आप गन्ने की फसल की बात करोगे तो आप उसको आधा घंटा भी रख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो फसल टू फसल वेरी करता है कि वो कितना हार्ड बीज है या कौन सी फसल है। तो धान की फसल में 5 से 10 मिनट काफी होता है, गन्ने के लिए आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। इससे अगले स्टेप पे हम लोग चलते हैं, जहाँ पे था कि जब फसल लगभग 30 दिन की हो चुकी है, और अब हम लोग आम तौर पे किसान इस टाइम पे यूरिया का एप्लीकेशन करने जाता है और छींटा मारने का काम करता है। हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो हम अपने प्रोडक्ट का भी छींटा ही लगवा दें खेत में, या फिर हम लोग अपने प्रोडक्ट से स्प्रे कर लें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सुटेबल लग रहा है या आसान लग रहा है। अब मान लीजिए हमें स्प्रे करना है, तो हम एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82 तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। 30 ml ह्यूमिक रखेंगे, 20 ग्राम गोल्ड रखेंगे, 5 ml एग्री 82 रखेंगे, और 15 लीटर के टैंक में मिक्स करके स्प्रे कर देंगे। बट हो सकता है किसी किसान को स्प्रे करना पसंद ना हो, उसको छींटा मारना ज्यादा पसंद हो, तो वहाँ पे फिर हम एग्री ह्यूमिक की जगह एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल ले सकते हैं, क्योंकि छींटा मारना है। तो 5 किलो ग्रैनुअल हो गया, गोल्ड हो गया 100 ग्राम, और एग्री 82 150 ml। ये तीनों चीजों को मिला के 1 एकड़ के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 20 दिन आफ्टर सोइंग, तो कुछ क्रॉप्स में क्या होता है कि आपका बीज लगाने के बाद जर्मिनेशन जल्दी होता है, और कुछ क्रॉप्स में होता है बीज लगाने के बाद जर्मिनेशन लेट होता है। जी, तो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि ग्रोथ का टाइम या बढ़वार के समय, जब आपकी फसल में थोड़ी सी ग्रोथ आनी शुरू हो जाए, थोड़ी सी पत्तियां आनी शुरू हो जाए, तो उस टाइम पे भी आप इन प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, जो आपका लिखा हुआ है 20 दिन आफ्टर सोइंग या प्लांटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही ये पॉइंट आना भी चाहिए। अब हो सकता है किसी फसल में तो 20 दिन में हमें ग्रोथ दिखाई ही नहीं दे रही है, और किसी में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल सही बताया मनीष जी ने, हमें देखना चाहिए जब लगभग ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, और उसका भी एक मेजरमेंट रखें
कि फसल पे लगभग 4 पत्ते आ रहे हैं कम से कम, है ना। कम से कम 4 पत्ते तो होने ही चाहिए जब आप पहला एप्लीकेशन करने जा रहे हो फसल में। ऐसा नहीं कि अभी एक ही पत्ता निकला है 20 दिन में, या 2 ही पत्ते निकले और हम चल दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक। कम से कम 4 से 5 पत्ते होने चाहिए। अब चाहे वो 20 दिन में हो, चाहे वो फिर 30 दिन भी हो सकता है किसी फसल में। इस टाइम तो पे एक और सवाल और भी आता है कि जो ग्रोथ का टाइम जब होता है, बेसिकली अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो फार्मर बेसिकली क्या करते हैं, उस टाइम पे आपका यूरिया, डीएपी या फिर और भी बेसिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो कई बार सवाल क्या आता है कि हम उनके साथ यूज कर सकते हैं क्या, और अगर उनके साथ यूज कर रहे हैं तो उनकी आप डोज भी कम कर सकते हैं क्या? जी, अब देखिए, क्योंकि हम लोग छींटा मारने का काम करते हैं जब अगर हम कोई खाद डाल रहे हैं तो अगर हमें लेबर बचानी है और हम छींटा मार रहे हैं, आई होप कि सारे लोग छींटा मारना समझते हैं, इंग्लिश में ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं उसको, हाथ से खेत में खाद को फेंकना, ठीक। सो अगर हम यूरिया की मान लो छींटा मार रहे हैं खेत में, तो हम लोग उसके साथ ग्रैनुअल, गोल्ड 82 तीनों चीजें मिला के भी छींटा मार सकते हैं। एज सच कोई दिक्कत नहीं है, आप तीनों को एक साथ मिला सकते हो, चारों को एक साथ मिला सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हम उसकी मात्रा कम भी कर सकते हैं? यस, आप उसकी मात्रा भी कम कर सकते हो। एक आइडिया लेके चल सकते हैं लगभग 25% तक, उससे ज्यादा आपको कम नहीं करनी है, ठीक। तो आप 25% तक कम करके चल सकते हैं। बस ऐसा नहीं कि किसी ने यूरिया बंद ही कर दिया और खाली ह्यूमिक गोल्ड और दिया, ऐसा भी नहीं करना है। जहां तक बात स्प्रे की है, तो जो खाद डाल दी जाती है वो सिर्फ आमतौर पे छींटा मारने में ही डाली जाती है, तो स्प्रे में आपको उसकी जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे जी कुछ लोग जैविक खेती करते हैं या केमिकल के बिना, आपका रसायन के बिना खेती करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली आपका या तो गोबर का खाद डालते हैं या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। तो वो फार्मर क्या कर सकते हैं, अब कई बार कई डिस्ट्रीब्यूटर्स का सवाल क्या रहता है, सर हमारे यहाँ एक फार्मर मिले थे, वो जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, वो यूरिया डालते ही नहीं। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो कुछ ना कुछ और डालते होंगे, गोबर का खाद इस्तेमाल करते होंगे या केचुए का खाद इस्तेमाल करते होंगे, तो आप इनके साथ भी इन प्रोडक्ट्स को मिक्स करके आप खेत में डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़े मनीष जी। हाँ जी, हाँ जी। एक सवाल और आता है, बिल्कुल बेसिक सा है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में सवाल आता है। लोग बोलते हैं कि सर आपने जो रिकमेंडेशन दिया है, जैसे ग्रेनुअल का दिया है कि आपको पर एकड़ में इतना डालना है, तो जी कई बार सवाल ये आता है, कुछ लोगों को पता नहीं होता, कुछ लोग इंटेंशनली पूछते हैं कि 1 एकड़ में कितना बीघा होता है। तो उसमें देखो जी ये क्या होता है, आपका अलग अलग स्टेट में जो लैंड मेजरमेंट है ये अलग है। अगर हम बात करें यूपी की तो वहाँ बीघा कुछ अलग होता है, अगर हम बात करें महाराष्ट्र, गुजरात में अलग होता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। बेसिक सा सवाल, अगर जहां आप यूज करा रहे हैं उस फार्मर से पूछें कि एक एकड़ में कितना बीघा होता है या 1 बीघे में कितना एरिया होता है, तो वो आपको बेटर बता पाएंगे इसके बारे में। ना, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आता ही है। तो मनीष जी ने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आप वहाँ के लोकल एरिया में जो फार्मर है उनसे पूछें, वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि बीघा कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट एकड़ है, तो इसलिए हम एकड़ को फॉलो करते हैं। बीघा आपको यूपी में ही आप आगरा में जाओगे तो अलग मिलेगा, और उधर बनारस और जौनपुर साइड जाओगे तो अलग मिलेगा। तो आप लोकल एरिया में पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू करिए। बात आती है स्टेप नंबर 4 की। अब देखिए, हमने फसल लगभग जब 4-5 पत्ते आ चुके थे तब तो स्प्रे हमने कर दिया था। अब हम ये यहाँ तक बात चल रही थी वेजिटेटिव स्टेज की, ठीक है। वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, फसल के अंदर जड़ों का विकास हो रहा है, शाखाओं का विकास हो रहा है, पत्तियां आ रही हैं, ठीक है, हरा भरा हरियाली आ रही है। अब हम अगली स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव स्टेज बोलते हैं, और हिंदी में उसको आप पुनरुत्पादन स्टेज या फिर प्रजनन स्टेज भी बोल सकते हो, और बिल्कुल देसी भाषा में फूलो फलो वाली स्टेज। तो अब हमें या फिर दिखा आप कि धीरे इंग्लिश में आप धीरे, फ्लावरिंग भी बोल सकते हैं। हाँ, फ्लावरिंग फूल फ्रूटिंग आते बोल सकते हैं ना। फूल आते समय, फ्लावरिंग, गेहूं धान में जी अगर हम बात करें तो आपका बाली, बाली आने से पहले या बाली आते समय, हिंदी में बाली बोलते हैं, इसमें दाना बनता है। हाँ बिल्कुल। तो तो फूल बहुत आने से पहले या बाली आने से पहले। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजें आप बोल सकते हैं, ठीक। तो अब फूल आने की जो स्टेज है वो एक ऐसे स्टेज है जहाँ पे लोगों के सामने दिक्कत आती है कि हमारे यहाँ पे कई पौधों पे फूल नहीं आ रहे हैं, कुछ पे आ रहे हैं, या फिर फूल आ रहे हैं तो झड़ रहे हैं, फूल कम आ रहे हैं, फूल से फल नहीं बन रहा है। और यही वो स्टेज है जिसपे कि फंगस लगने के भी चांस सबसे ज्यादा है। तो इसलिए फ्लावरिंग की स्टेज से लगभग 15 से 20 दिन पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग वहाँ पे एग्री बायो फंजीसाइड, एग्री मॉस और एग्री 82 का प्रयोग कराएं स्प्रे के माध्यम से,
30 ग्राम बायोफंजीसाइड यूज हो सकता है, 20 ml एग्रीमोस यूज हो सकता है और 5 ml एग्री 82 यूज हो सकता है। तो एग्री 82 हम हमेशा साथ में लगा के चल रहे हैं क्योंकि हमें वो कीवर्ड याद रखना है 82 का कि एक एक्टिवेटर है, ये हमेशा एक्टिविटी इंप्रूव करता है। तो तीनों को हमने यहाँ पे मिला के स्प्रे कर दिया। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे बायोफंगीसाइड का या फिर प्रोटेक्ट का जो बेसिक काम है, फंगस से बचाने में मदद करता है आपका। तो अगर आपको लग रहा है कि उस खेत में फंगस से होने वाली, जैसे फार्मर आजकल अवेयर हैं उनको पता होता है कि कौन सी बीमारी आती है। अगर फार्मर अवेयर है, उनको लग रहा है कि मेरे खेत में आपका फंगस से होने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी या आने के चांसेस नहीं है, तो आप एग्री बायोफंगीसाइड को या प्रोटेक्ट को एज ऑप्शनल भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल लगे कि फंगस से होने वाली प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं या आ गए हैं, तो आप इसको मैंडेटरी यूज करिए। अदरवाइज आप इसको क्या कहते हैं एज ऑप्शनल यूज करिए। और अगर आपको लगता है कि फंगस से होने वाली प्रॉब्लम नहीं आई है उस खेत में, तो आप खाली 82 और मॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आमतौर पे ऐसा ही होता है क्योंकि हर किसान पहले से स्प्रे करके नहीं चलता है, तो किसान को लगता है कि अगर आएगी प्रॉब्लम तो हम देखेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात बोली मनीष जी ने, आपको लगता है कि नहीं आने वाली है, अगर आप श्योर हो तो आप उसको ऑप्शनल के तौर पे भी रख सकते हैं। एक चीज और भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि आमतौर पे ये वो स्टेज भी है फ्लावरिंग के स्टेज जिसपे पेस्ट लगने का खतरा भी बहुत ज्यादा है कि कीड़े लग रहे हैं। तो जनरली एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर क्या वेस्टीज के पास कोई पेस्टिसाइड है क्या, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वहां पे तेले को मार दे, तेले की बीमारी दूर कर दे। ठीक, तेला मतलब जो कीड़ा आता है, ठीक, या कोई कीड़े लग रहे हैं हमारे फ्लावर्स पे, उसको कोई दूर कर दे क्या? तो मनीष जी क्या आप आंसर करना चाहेंगे इसको? हमारे पास, मैं आप सभी को बता दूं, जैसे हम लोग, आप भी, मैं भी ट्रेनिंग्स में बताते हैं शुरू करने से पहले ही, हमारे पास कीड़ा मारने की कोई भी दवाई नहीं है। वी डोंट हैव एनी इंसेक्टिसाइड। तो अननेसेसरी किसी को, फार्मर को आप मिसगाइड मत करिएगा कीड़ा कीड़ा मारने की दवाई बोल के, जिससे ना तो फार्मर का बेनिफिट होगा ना ही आपका बेनिफिट होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास कीड़ा मारने की कोई भी दवाई नहीं है। अगर आपके खेत में कीड़े से संबंधित, इंसेक्ट से, पेस्ट से संबंधित कोई दिक्कत आती है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आपके आसपास भी जो कृषि संबंधित जो सामान रखते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट रखते हैं उनके पास आप जाइए, उनको बताइए कि ये बीमारी, ये कीड़ा हमारे खेत में आया है। आप वो उनसे वहां से परचेज करके उसके साथ एज अ सपोर्ट में, जैसे हमने भी बात किया था 82 का काम क्या है, एक्टिवेटर है, तो उसके साथ आप एज अ सपोर्ट में 82 का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास कीड़ा मारने के लिए कोई बिल्कुल। भी प्रोडक्ट नहीं है। और उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है कि अभी तक हम, इससे पहले जो स्टेज चल रही थी या इस वाली स्टेज में भी, कि हमारी फसल के बीच में घास हो रही है, खरपतवार हो रही है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जिससे हम घास मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सर? नहीं, हमारे पास खरपतवार नाशक नहीं है। हिंदी में बोलेंगे उसको खरपतवार नाशक, इंग्लिश में बोलेंगे आपका हर्बीसाइड या वीडीसाइड। हमारे पास घास फूस जलाने की खरपतवार नाशक कोई भी दवाई नहीं है। आप इसमें भी सेम कर सकते हैं। आप बाजार से कोई घास फूस जलाने वाली दवाई आप ले आए, उसके साथ आपने 82 का इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ऐसा ना हो कि हम किसी को कुछ गलत बता दें, स्पेशली ऐसे लोग जिनको एग्रीकल्चर का आइडिया नहीं है। अब ये हम स्टेप नंबर 4 की बात कर रहे थे, यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही थी। अब फ्लावरिंग के बाद धीरे धीरे बात आएगी कि अब ये फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि सारे फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट हो। फ्रूट जो बनने वाला है उसका रंग अच्छा है, उसका साइज अच्छा है, उसका शेप अच्छा है, ठीक, उसके झड़ने की दिक्कत ना आए, फलों के फटने की दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ों पे अच्छे रिजल्ट लेने के लिए फिर हम आते हैं स्टेप नंबर 5 पे। जब लगभग हमारी फसल पे 50% से ज़्यादा फ्लावरिंग हो चुकी है, तो उस फ्लावरिंग के बाद हम वहाँ पे एग्री नैनोटेक का यूज़ कर सकते हैं, एग्री गोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, एग्री 82 का यूज़ कर सकते हैं। 30 ग्राम नैनोटेक है, 20 ग्राम गोल्ड है, 5 ml एग्री 82 है। 15 लीटर के टैंक में हम तीनों को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है। मान लीजिए कोई टमाटर की फसल कर रहा है, तो आमतौर पे लोगों के सामने क्वेश्चन आता है कि सर टमाटर में तो फूल आएगा, फिर टमाटर आएगा, फिर फूल आएगा, फिर टमाटर आएगा, फिर फूल आएगा, फिर टमाटर आएगा, तो हम क्या करें वहाँ पे? तो ऐसे केसेस में मान लो आपने स्टेप नंबर 4 पे फूल आने के पहले एक स्प्रे किया था, तो आप उस स्प्रे को फिर 20 दिन बाद और फिर से 20 दिन बाद आप 3 बार कर सकते हैं स्प्रे। मतलब आप स्टेप नंबर 5 से भी आगे जा सकते हैं। ठीक,
और अगर आपसे कोई कहता है कि हमारे यहाँ पे तो हर 4 दिन में फल तोड़ा जाता है, बट आप कह रहे हो 20-20 दिन में करो, तो कोई बात नहीं, आपको उसका रिजल्ट 20 दिन तक मिलता रहेगा, इसलिए 20-20 दिन पे करना है। और आपने 3 स्प्रे कर लिए, तो मतलब जो प्रोडक्ट है वो सिस्टम में चला गया पौधों के, उससे ज्यादा आप नहीं भी करेंगे एक सीजन में तो आपका काम चल जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने अभी बताया कि लोगों का सवाल आता है कि हम लोग तो 4 दिन में तोड़ लेते हैं, आप 20 दिन में जी बता रहे हैं। तो इसमें एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखो एग्री क्या है, एग्री में सारी अप टू अप टू मार्क चीजें चलती नहीं, पूरी लिखी पड़ी चीजें चलती नहीं। कुछ बिल्कुल। चीजें आपको अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से प्लस माइनस करनी पड़ती हैं। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से अलग अलग तरीके से किसान इस्तेमाल करते हैं। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे अभी शिवम जी ने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि जी 4 दिन में आ गया, उसमें आप 20 दिन का बता रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, 20 दिन की बजाय आपने 17 दिन में कर लिया, 18 दिन में, 15 दिन में कर लिया। इस हिसाब से जैसे आपको सुटेबल लगे और जैसे आपको फार्मर को सही लगे, उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इस टाइम पे, अगर हम आम की बात करें या फिर किसी भी फल वाली फसल की बात करें, अभी क्या है, जैसे जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉर्थ इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, स्टॉर्म्स आते हैं, आंधी बड़ी चलती है। तो फार्मर्स के सामने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है कि जी हमारा जो आम पे जो फूल आया था, बेसिकली उसको बोर बोलते हैं, कि बोर झड़ गया या फिर फूल गिर गया या फिर बोर से फल सही से नहीं बन पाया, उसका साइज सही से नहीं आया। तो जो ये लास्ट वाली जो स्टेज है जिसमें आपका नैनोटेक गोल्ड और 82 लिखा है, इसका आप रेगुलरली यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आती है आपका, क्या कहते हैं, कि उसका साइज सही से नहीं बना, वो ड्रॉप गिर गया, आपका फल गिर गया, सब्जी गिर गई। तो ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी या ही बिल्कुल ही खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर किसी किसान के सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी फसल में फल में आकार सही से नहीं आ रहा है, शेप साइज सही से नहीं आ रही, या फिर वो फल में वजन सही नहीं बढ़ रहा, सब्जी गिर रही है, झड़ रही है, तो आप उन सब में नैनोटेक गोल्ड और 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो ये देखिए, हमने कोशिश की है कि हम फसलों से रिलेटेड चीजें डिस्कस करें, और एक थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस करने का ट्राई करते हैं कि जैसे बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारे यहाँ पे तो एग्री गोल्ड मिल नहीं रहा है, तो क्या हम एग्री गोल्ड की जगह कोई और प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं क्या? सो एक तो चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एग्री गोल्ड आपको हमेशा ब्रांचेस से ही मिल पाएगा, वो मतलब जो हमारी कंपनी की ब्रांचेस हैं। ठीक, हो सकता है कई बार आपको डीएलसीपी से ना मिल पाए। और जिन स्टेट्स में आपको एग्री गोल्ड नहीं मिल पाता है, आप कोशिश कीजिए, मान लो आपने यहाँ पे लास्ट में था कि हमने बोला एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड, एग्री 82 का इस्तेमाल करो, और हमें वही फ्लावरिंग फ्रूटिंग के रिजल्ट अच्छे चाहिए और आपको गोल्ड नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करें? तो हम वहाँ पे नैनोटेक, मॉस और 82, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको मॉस भी नहीं मिल पा रहा है तो आप उसमें ह्यूमिक भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल मॉस या बिल्कुल। नैनोटेक कोई भी नहीं मिल पा रहा है तो आप उसमें ह्यूमिक ऐड कर सकते हैं। हाँ, और हो सकता है कि मान लो मैंने आपको 5 स्टेप बताए, तो जैसे आपको मनीष जी ने पहले भी बोला था कि ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो मैंने लिख दिया बस बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो फॉलो करना, नहीं, ये तो सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए है, आपको सजेस्ट करने के लिए है, बिल्कुल एज इट इज फॉलो करने के लिए नहीं है। आप इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको लगता है कहीं पे 3 प्रोडक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप 2 कर सकते हो। मान लो आपको, जैसे अभी मनीष जी ने बोला कि नैनोटेक, गोल्ड, मॉस तीनों ही नहीं मिल पा रहे, तो आप सिर्फ ह्यूमिक 82 भी कर सकते हो। तो एकदम ऐसा नहीं कि जो लिख दिया है सर ने वही बिल्कुल करना है, आप उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने हिसाब से, सीजन के हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। एक मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक फार्म, कई बार लोगों का सवाल क्या आता है कि हमें ये चारों पांचों स्टेप ही करने हैं क्या, मतलब ये मैंडेटरी है बिल्कुल। क्या, या फिर अगर हम 4-5 स्टेप कराएंगे तो फार्मर का कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो इसमें मैं उनको बोलना चाहूंगा, अगर आप सारे स्टेप नहीं फॉलो कर सकते तो जो 2 स्टेप सबसे मैंडेटरी हैं, एक तो आपका ग्रोथ का टाइम पे जो आपका थर्ड स्टेप है, क्योंकि अगर उस टाइम पे न्यूट्रिएंट अच्छे मिलेंगे तो आपकी क्रॉप की ग्रोथ अच्छे से होगी, उसकी बढ़वार वृद्धि अच्छे से होगी। और एक आपका जो लास्ट आपका स्टेज है फ्रूटिंग के टाइम पे, जब फल बनना शुरू हो गया, तो अगर आप हर एक सारे स्टेप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो ये 2 स्टेप आप हमेशा ध्यान रखें ग्रोथ के टाइम पे, और जब आपका फल बन रहा है, दाना बन रहा है, अगर आप खाली इन 2 स्टेप पे भी कराएंगे तो फार्मर को अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो मनीष जी देखिए, एक क्वेश्चन आया है, आप इसका आंसर कीजिए कि सर
क्या हमारे प्रोडक्ट सिर्फ अनाज की फसलों पे ही यूज किए जा सकते हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या? देखो, आप हमारे प्रोडक्ट हर एक फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपकी सब्जी वाली फसल हो, चाहे आपका आम केला पपीता और फल वाली फसल हो, चाहे आपकी अनाज वाली फसल हो। क्योंकि जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसमें बेशक से ग्रेन क्रॉप लिखा है, और ये कुछ कॉमन स्टेज हैं जो हर एक क्रॉप में होती हैं। हर एक क्रॉप में किसान मिट्टी में खाद डालता है, हर एक फसल में आपकी बढ़वार होती है, ग्रोथ होती है, तो आपने ग्रोथ के टाइम पे ग्रोथ वाले प्रोडक्ट यूज कर लिए। हर एक ज्यादातर क्रॉप में आपका फूल वाली आती है, फ्लावरिंग होती है, तो आपने उस टाइम पे फ्लावरिंग वाले जो प्रोडक्ट यूज कर लिए। हर एक क्रॉप में आपका फ्रूटिंग होती है, फल बनना दाना बनना शुरू होता है, सब्जी बननी शुरू होती है, तो उस हिसाब से आपने यूज कर। जी, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे ग्रेन क्रॉप लिखा है तो सिर्फ हम ग्रेन क्रॉप्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। आप प्रोडक्ट सब जगह पे यूज कर सकते हैं, और ये बस आपको एक सजेस्ट करने के लिए कि आप 90 से 120 दिन वाली फसलों में ऐसे कर सकते हैं। बाकी आप ये समझ के चलिए, देखिए हमें आंसर कैसे करना है। मान लीजिए कल के दिन कोई आपके पास आया कि भाई मैं वेस्टीज का कौन सा प्रोडक्ट खरीदूं, तो आपको अपने मन में 2 क्वेश्चन उठाना है, या फिर वो दोनों क्वेश्चन आपको सामने वाले से पूछना है। क्वेश्चन नंबर 1 कि सर आप कौन सी फसल कर रहे हैं। अब हो सकता है वो आपको बोल दे कि मैं कपास की फसल कर रहा हूँ, अभी नरमे की फसल लगने वाली है, ठीक, कॉटन बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरा, अब जैसे उसने बोला कि कॉटन कर रहा हूँ, तो आपके मन में दूसरा क्वेश्चन क्या उठना चाहिए कि आपके यहाँ पे स्टेज कौन सी चल रही है, मतलब फसल में चल क्या रहा है। क्या आप बीज लगाने जा रहे हो, क्या आपकी फसल 30 दिन की हो चुकी है, फूल आने वाले हैं, क्या आपकी फसल में फूल आ चुके हैं, अब बॉल्स बन रही हैं, टिंडा बोलते हैं हरियाणा में उसको, ठीक, तो टिंडा तो नहीं बन रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। अब जैसे ही उसने बोला कि भाई हमारे यहाँ पे तो सर अभी तक फसल लगाए हुए 25-30 दिन हुए हैं और 4-5 पत्ते आ रहे हैं, तो जैसे ही उसने ये जवाब दिया कि 4-5 पत्ते आ रहे हैं, 30-40 दिन हुए हैं फसल लगाए हुए, तो आपको तुरंत इस टेबल की तरफ फोकस करना है कि अच्छा कौन सा स्टेप यूज हो सकता है। यस, स्टेप नंबर 3 यूज हो सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो, ठीक, कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे इस्तेमाल करना है। एक मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे कई लोगों का सवाल रहता है, वो बिल्कुल नए होते हैं और उनका एग्री का भी कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो वो लोग पूछते हैं कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें, हम कैसे फार्मर को पिच करें। तो मैं बिल्कुल। उन लोगों को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा कि आप सिंपल क्या करिए, अगर आप सोच रहे हैं एग्री पे काम करने का, तो अगर आप डायरेक्ट कहीं जाएंगे किसी फार्मर के सामने और आप कहेंगे जी ये हमारा 82 है, ये हमारा ह्यूमिक है, इसको आप खेत में डाल लीजिए, तो हो सकता है वो आपकी बात को ना सुने, प्रोडक्ट को यूज ना करें। तो सही जो प्रोसीजर क्या है, आप उनसे पहले बात करिए किसान से कि भाई आप कौन सी फसल लगाते हैं, क्या सब प्रॉब्लम आती है आपके सामने। जब आप ये सवाल पूछेंगे कि क्या सब प्रॉब्लम आती है आपके खेत में, तो अपने आप बताएंगे वो कि फसल की बढ़वार सही से नहीं हो पाती, या फिर वो बोलेंगे कि फूल फल सही से नहीं आ पाता, या फिर फल झड़ जाता है। तो इस हिसाब से आपको क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि उस फार्मर का या फिर उस जिसके यहाँ भी आप यूज करा रहे हैं उसका क्या मेन पेन पॉइंट है, आप किस स्टेज पे अपने प्रोडक्ट्स को यूज करा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप फार्मर रूरल एरिया में काम कर सकते हैं, एग्री पे अपने नेटवर्क को बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये होता है कि कई बार लोग बोलते हैं कि फार्मर ट्रस्ट नहीं करता, वो यूज नहीं करता। उस केस में आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप जैसे हमने इसमें स्प्रे का आपको बताया, आपने एक पर्टिकुलर एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें आपने एक टैंक का स्प्रे करा लिया, तो जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट का रिजल्ट जब मिलेगा फार्मर को, तो उसकी अपने आप ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में हमने वेस्टीज का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था, इस एरिया में फसल की बढ़त हुई है, ग्रोथ हुई है। तो उसकी अपने आप क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, वो अपने आप ही आपसे फिर पूछेगा, अपने आप ही आपसे वो प्रोडक्ट लेना परचेज करना स्टार्ट कर देगा। देखिए ये जो अभी मनीष जी बात कर रहे थे, उसी उसी के लिए एग्जांपल मैंने आपके सामने शेयर किया है। मान लो अब जैसे मनीष जी कह रहे हैं कि हमें एक 15 लीटर के टैंक से स्प्रे करके आ सकते हैं, तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर कौन सा प्रोडक्ट का स्प्रे करें या क्या डालें वहाँ पे खेत में। अगर आपका क्वेश्चन है कि सर कौन से प्रोडक्ट का स्प्रे करें, तो उसका आंसर ये है कि आप किसी का भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि फसल में चल क्या रहा है, आप किस टाइप का रिजल्ट लेना चाहते हो, ठीक, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई टमाटर कर रहा था, फ्लावरिंग की स्टेज थी, आप एग्रीमोस भी स्प्रे करके आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, कम से कम क्या कर सकते हैं। तो कम से कम हम ये कर सकते हैं आपके सामने कि मान लो 15 लीटर का टैंक है, तो हम एग्री ह्यूमिक लें, एग्री एंटीडोन, इतना तो कम से कम लें, ठीक। तो 30 ml ह्यूमिक हो गया 15 लीटर के टैंक के लिए, 5 ml 82 हो गया 15 लीटर के टैंक के लिए। एक रफ आइडिया भी ले लेंगे तो 30 ml ह्यूमिक हमको 30 रुपए का पड़ेगा,
5 ml 82 हमको 4 रुपए का पड़ेगा, तो एक टैंक की 34 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी वो, जो आप एक जगह पे लगवा सकते हैं। और 2-3 पॉइंट हमें स्पेशली ध्यान रखना है, जैसे अभी सर बता रहे थे आपको कि वो एरिया आप स्पेसिफाई कर लो अलग से। तो स्पेसिफाई करने का मतलब है कि आपको उसको स्प्रे करने के बाद भी उसका डिमार्केशन कम से कम कर देना है। ऐसा ना हो कि आप स्प्रे, किसी के यहाँ पे 20 एकड़ का खेत था और आप कहीं बीच में जाके स्प्रे करके आ रहे हो और आपको बाद में मालूम ही नहीं कि हम स्प्रे कहाँ पे करके आए थे। तो एक तो याद रखना है कि हमने स्प्रे किया कहाँ था। नंबर 2 कि जिस टैंक से आप स्प्रे कर रहे हो उस टैंक को अपनी आंखों के सामने जरूर धुलवा लेना है। हो सकता है पिछली बार जो स्प्रे किया गया था उसमें कोई ऐसा केमिकल पड़ा था जो हमारे साथ कंपेटेबल ना हो, वो आपके स्प्रे को खराब कर दे। तो टैंक को अपनी आंखों के सामने धुलवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 उस एरिया को डिमार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिमार्क करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि ज़्यादा अच्छा है कि आप स्प्रे ऐसी जगह करके आओ जो कि रोड के किनारे वाली जगह पे है, तो ताकि आप एकदम से याद कर सको हमने कहाँ पे स्प्रे किया था, और आने जाने वाले लोग भी उस स्प्रे को देख सके कि भाई साहब आपकी एक लाइन तो अलग ही चमक रही है, आपने यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट डाला है, तो शायद वो फिर आपको कांटेक्ट करे, राइट। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे कई लोगों का सवाल भी आया है कि फार्मर क्या बोलते हैं कि आप पहले डेमो करके दिखाइए हमारे खेत पे, तब हम इसको परचेज करेंगे। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने सोच ही लिया है एग्री पे काम करने का, आप अगर बेसिक कम खर्चे में शुरू कर रहे हैं, तो जैसे आपने सामने देखा ह्यूमिकोर 82 आपका 700-800 रुपए में आपका दोनों बोतल आ जाएंगी। आपने क्या किया, अपना आईडी पे ह्यूमिकोर 82 एक परचेज कर लिया, और आपने जैसे ये बताया शिवम जी ने कि एक पर्टिकुलर एरिया पे स्प्रे करा दिया। कई डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं प्रोडक्ट को फार्मर को दे आते हैं और बोलते हैं कि आप डाल के देख लीजिए, इसको यूज करके देख लीजिए, फायदा लगे तो हमें बताना। ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत है। सिंपल आप क्या करिए, अगर आप कहीं पहली बार इस्तेमाल करा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप अपनी आंखों के सामने उसको इस्तेमाल कराएं। तो आपने सिंपल क्या किया, एक बोतल हमेशा अपने पास रखी, ह्यूमिक की एक बोतल आपने 82 की रखी। वो एक बोतल आपकी कम से कम भी 15-20 एकड़ में चल जाएगी, मतलब 15-20 टैंक में आप उसको आराम से यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। तो इससे हुआ क्या, आपका 15-20 जगह आपका अलग अलग ट्रायल भी हो गया और आपके आंखों के सामने किसान ने यूज भी कर लिया। और जब आप अपने आंखों के सामने इस्तेमाल कराएंगे तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि भाई आपका डोज ज्यादा हो गया या फिर किसी दूसरे केमिकल के साथ मिला दिया। कई बार होता क्या है, फार्मर को आइडिया नहीं होता, वो किसी प्रोडक्ट की डोज ज्यादा कर देता है या फिर किसी दूसरे केमिकल के साथ मिला के स्प्रे कर लेता है, डाल लेता है खेत में। नुकसान होता है दूसरी किसी प्रोडक्ट की वजह से, दूसरी किसी कंपनी की प्रोडक्ट की वजह से, और वो आपको ब्लेम करता है कि भाई आपका मैंने ह्यूमिक यूज किया था या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज किया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो अगर आप बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं पे यूज करा रहे हैं, तो कोशिश करिए, अगर आप पहली बार कहीं पे यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपने सामने इसको इस्तेमाल कराएं, अपने तरीके से उसको यूज कराएं, स्प्रे कराएं। जी ठीक, तो ये था। अब देखिए कुछ लोग बीच में काफी बार क्वेश्चन आया था कि सर शुगर केन का भी बताइए। तो आप एक चीज मान के चलिए कि हम लोग जब ये चार्ट को डिस्कस कर रहे थे, तो हमें एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है कि शुरू के 3 स्टेप तो हर जगह पे ही सेम रहने वाला है। मतलब हम किसी, मान लो आप गन्ने की फसल के लिए भी मिट्टी तैयार कर रहे हो, वहां पे भी कोई गोबर की खाद डालेगा शुरू में, कोई डीएपी डालेगा, एनपीके डालेगा। तो जब मिट्टी तैयार करना है तो के समय पे हम मिट्टी में ग्रैनुअल बायोफंजीसाइड 82 की इस्तेमाल करेंगे। ये काफी है। लगता है कि मिट्टी में और भी ज्यादा कमी है पोषक तत्वों की, तो फिर वो नैनोटेक वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकता है, बट एटलीस्ट इतना तो करे जो लिखा है। ठीक, और सेम डोज है 5 किलो 500 ग्राम 150 ml 1 एकड़ के लिए। वापिस गन्ने का बीज उपचार कर सकते हैं क्या? तो अब गन्ने का बीज, गन्ने में बीज तो होता नहीं, गन्ने में सेट्स होते हैं। ठीक, तो उसका बीज उपचार करने का हर किसान का अपना अपना तरीका है। वेस्टर्न यूपी में अभी पूरा गन्ने की फसल होने जा रही है। हो सकता है कोई उस गन्ने को डुबा के उपचार करता हो सकता है कोई गन्ने के ऊपर स्प्रे करके उपचार करता हो। बहुत सारे गन्ने के किसान ऐसे होंगे जिन्होंने कभी शुगर मिल से भी बीज उपचार कराया होगा। हॉट एयर ट्रीटमेंट होता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट हमारे लिए गन्ने में बायोफंजीसाइड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुरू में मिट्टी में भी बायोफंजीसाइड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये बायोफंजीसाइड प्रिवेंटिव भी है या क्यूरेटिव भी है या दोनों है। तो हमेशा याद रखें जब हम बायो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है कि हम उनको प्रिवेंटिव तरीके से यूज़ करें पहले से। ठीक, पहले से यूज़ करके चलेंगे तो हम सोच सकते हैं कि हाँ हमारे फसल में बीमारी नहीं आएगी। हमें बीमारी आने का वेट नहीं करना है।
आ गई उसके बाद करें वो अलग बात है, बट ज्यादा अच्छा है कि हम पहले से करके चलें। तो शुरू के 2 सेम रख के चलिए गन्ने में भी, और तीसरे स्टेप में भी जब गन्ना लगभग 1 महीने का हो चुका है, किसान यूरिया डाल रहा है, पानी लगा रहा है, तो आप पानी के साथ भी छोड़ सकते हो प्रोडक्ट, यूरिया के साथ मिला के भी डाल सकते हो, और कोई व्यक्ति चाहता है स्प्रे करने का तो वो स्प्रे भी कर सकता है, उसको भी ये सेम ह्यूमिक गोल्ड और 82 का ही इस्तेमाल करना है। ठीक, और ऐसा नहीं है कि अब गन्ने की फसल 1 साल की है तो आप 1 साल तक लगातार प्रोडक्ट डालते चले जाएंगे, नहीं। आप शुरू के 3 महीने में लगभग 3 से 4 बार प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। जैसे आपको मनीष जी ने पहले बताया था कि कम से कम 2 स्टेजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, जब लगभग फसल 1 महीने की हो चुकी है, और जब फ्लावरिंग का टाइम आता है। हालांकि यहाँ पे फ्लावरिंग तो नहीं आने वाली, तो गन्ने में अपने एक तो ये 30 दिन की हो गई थी फसल तब, और एक जब 60 दिन की हो गई थी तब, कम से कम इतना जरूर करें। और शुरू में मिट्टी उपचार, बीज उपचार, तो कम से कम 4 बार हमने शुरू के 3 महीने में प्रयोग कर लिया, उससे हमारा काम चल जाएगा। बाकी किसी को आगे प्रॉब्लम लगती है तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो फंजीसाइड, गोल्ड, नैनोटेक उनका इस्तेमाल करवा सकता है। अब देखिए, एक आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है मनीष जी? एक एक क्वेश्चन आया है, मैं बताता हूँ अभी। देखो, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मेंथा की फसल के लिए क्या करें। तो मेंथा में मैंने आपको बोला था कि मेंथा में हमें क्या चाहिए, पत्ते के अंदर तेल की मात्रा ज्यादा चाहिए, मेंथा के मेंथॉल बनाया जाता है। और जब मैं शुरुआत में सारे प्रोडक्ट्स बता रहा था तो मैंने आपको बोला था एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप पत्तों के लिए स्पेशली याद रख सकते हो, नैनोटेक। सो मेंथा की फसल में आप ह्यूमिक, नैनोटेक 82 इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के जरूर इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये तो कम से कम करें मेंथा की फसल में। मेंथा में, अगर मेंथा की बात करें तो मेंथा में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ, कि उसकी पत्तियां अच्छे से बढ़े, दूसरा उसका ऑयल कंटेंट बढ़ जाए। तो जी। ये दोनों चीजों के लिए, अगर जब मेंथा में फसल में बढ़वार हो रही है, पत्तियां बढ़ रही हैं, तो वो अच्छे से हो, क्योंकि जितना अच्छे से पत्ती की ग्रोथ होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, उसमें ऑयल ऑयल उस तेल की मात्रा, ऑयल कंटेंट भी उतना ही अच्छा होगा। तो इनिशियली आपने यूज कर लिया ह्यूमिक नैनोटेक आपका 82, 82। और बाद में जब आपको लगे कि अब पत्तियां थोड़ी मैच्योर होनी शुरू हो गई है, अब उसका समय है कि इसमें अब तेल अच्छे से बनेगा उसका, तो उस टाइम पे आपने नैनोटेक गोल्ड 82 यूज कर लिया, जिससे आपको फसल में फायदा मिलेगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन आया है बीच में कि सर कुछ एरिया होता है जहाँ पे पानी की बड़ी समस्या होती है, पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता, क्या ऐसे एरियाज में हमारे प्रोडक्ट कुछ हेल्प कर सकते हैं वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के लिए? इसमें 82 थोड़ी सी हेल्प कर सकता है, मतलब ये आपका फुल टाइम सॉल्यूशन नहीं है कि भाई आप ये सोचेंगे आपने 82 डाल दिया तो पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर 82 क्या करता है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो 82 आपकी मिट्टी में नमी को थोड़ा सा लंबे समय तक बनाने में मदद करता है। जिससे फायदा क्या होता है कि जिन जिन क्षेत्रों में, राज्यों में, एरिया में आपका पानी की समस्या है, तो अगर वो किसान 82 का यूज करते हैं तो 82 क्या करेगा, आपका कुछ समय तक मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बना के रखेगा। जिससे क्या होगा, आपकी सिंचाई की आवश्यकता आपको कम पड़ेगी। तो आप उन एरिया में 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया है मनीष जी कि अगर हम ये सारे स्टेप यूज कर रहे हैं तो क्या हम बिल्कुल यूरिया, डीएपी ना डालें खेत में, खाली इसी से काम हमारा चल जाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं नहीं, हम लोग किसी को भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए यूरिया डीएपी, क्योंकि होता क्या है, आपका इनसे बेसिक न्यूट्रिएंट मिलते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस मिलता है, तो वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है प्लांट की। पर होता क्या है, किसान क्या करते हैं, यूरिया डीएपी जो डालते हैं छींटा लगा के आपका हाथ से जो खेत में फेंकते हैं, तो वो डालते तो एक बैग है, मान फॉर एग्जांपल 50 किलो डालते हैं, पर उसकी अवेलेबिलिटी कम रहती है, या तो वो हवा में उड़ जाता है, या फिर जब आप सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ लीच डाउन हो जाता है, मिट्टी में चला जाता है। तो आप उनको बिल्कुल बंद मत करिए। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो इनिशियली देखो, इनिशियली तो अगर आप किसी भी चीज को बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। आप इनिशियली क्या कर सकते हैं, जो फार्मर यूज कर रहा है प्रोडक्ट, यूरिया डीएपी या फिर और भी कोई फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, उनको करने दीजिए। साइड बाय साइड आप वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कराइए, और उनको आप बोल सकते हैं कि अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप मिनिमम 20-25% अपना जो बेसिक जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे थे, यूरिया डीएपी या फिर और कोई केमिकल फर्टिलाइजर, उनको आप कम कर सकते हैं। तो बिल्कुल बंद मत करिए किसी भी प्रोडक्ट को।
धीरे धीरे उसकी डोज कम करानी स्टार्ट कर दी। देखिए मनीष जी, एक और क्वेश्चन कि अगर हम बायो फंगिसाइड का यूज कर लें सीड ट्रीटमेंट में, तो क्या ऐसा गारंटेड है कि फसल में कीड़ा आएगा ही नहीं पूरी फसल में, ऐसा है क्या? कीड़े से तो बचाता ही नहीं बायोफंगिसाइड, ये कीड़े से तो बायोफंगिसाइड बचाता ही नहीं है, वो फंगस से बचाता है, आपका फफूंद से होने वाली जो बीमारियां हैं। एक तो ये पॉइंट आप याद रखिए कि जैसे मनीष जी ने बताया कि वो एक तो वो कीड़े से नहीं बचा रहा है, वो फंगस से बचा रहा है। और अगर आप चलो उसी पे क्वेश्चन पूछने की क्या फंगस नहीं आएगी इसकी गारंटी है, तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि गारंटी किसी चीज की हो जाए। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हो सकता है आपकी फसल, आपका खेत तो बचा हुआ था फंगस से, बट बाजू वाले के खेत में फंगस की बीमारी लग गई और उसके खेत में इतनी फैली कि वो उड़ उड़ के उससे कीटाणु आपके खेत में भी आने लगे। तो फिर ऐसे में आप क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो गारंटी नहीं होती है वहां पे, बट यस, हम एक सेफ साइड लेके चलते हैं कि हमारे खेत में कोई दिक्कत ना आए। ठीक। और दूसरा इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं आपने सीड ट्रीटमेंट कराया था, तो उस टाइम तक तो फंगस नहीं आई, पर फंगस कंप्लीटली डिपेंड करती है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन पे, वातावरण पे। मान लेते हैं आपका खेत में बारिश ज्यादा हो गई, पानी लंबे समय तक खड़ा रहा, तो जब नमी ज्यादा होगी खेत में तो फंगस से होने वाली प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में फंगस आ जाएगी, तो आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि आपका बिल्कुल ही नहीं आएगी आपका फंगस वाली प्रॉब्लम। तो ये सब डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे। फॉर एग्जांपल आपने सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करा दिया तो 1-2 महीना तक तो क्रॉप सही रही, पर फिर वातावरण इतना खराब हो गया कि 2-3 दिन तक लगातार बारिश रही आपके खेत में, 4-5 दिन तक पानी खड़ा रहा, तो उन कंडीशन में क्या होगा, फंगस 110% आएगी आएगी। तो आप उसको गारंटी नहीं बोल सकते। जी। तो एक क्वेश्चन है कि सर हमारे यहाँ पे हम लोगों ने टमाटर की खेती कर रहे हैं, बैंगन की खेती कर रहे हैं, तो फूल फलों के अच्छा करने के लिए कोई प्रोडक्ट है क्या वेस्टीज में? फूल और फलों के लिए स्पेशली कौन सा प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं सर? फूल के लिए इस्तेमाल करिए एग्रीमॉस। फूल के लिए कोई भी फसल हो, उसमें फ्लावरिंग हो रही है या बाली आ रही है, उसमें इस्तेमाल करिए एग्रीमॉस। उसके साथ आप आपका 82 इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल के लिए एग्रीमॉस इस्तेमाल करिए। और फल के लिए भाई, आपने स्टार्टिंग में फूल के लिए मॉस इस्तेमाल कर लिया, फिर क्या हुआ, फूल अच्छा है, अब थोड़ा थोड़ा टमाटर बनना शुरू हो गया, उस टाइम पे आप यूज करिए नैनोटेक नैनोटेक गोल्ड। जिससे क्या होगा, उसका साइज अच्छे से बढ़ेगा उस टमाटर में या किसी भी फसल में, फल दाने का रंग अच्छे से आएगा, वजन अच्छे से आएगा, उसका क्वालिटी अच्छा होगा। तो फूल के लिए बॉस इस्तेमाल करिए, और जब फल दाना या सब्जी बनना शुरू हो जाए तब नैनोटेक गोल्ड इस्तेमाल करिए। एक बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन आया था मनीष जी मेरे सामने एक बार, कि आप लोग बोलते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए तो फल का साइज बहुत अच्छा आएगा। तो हम तरबूज की खेती कर रहे हैं और आपका हमने एग्रीमॉस डाल दिया या एग्री गोल्ड डाल दिया, तो कोई ऐसा तो नहीं कि उसका साइज इतना बड़ा हो जाए कि हमारा तरबूज फट जाए? क्या ऐसा हो नहीं, जाएगा तो नुकसान हो? ऐसा कुछ सर, कुछ कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग तो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ लोग आपकी नॉलेज चेक करने के लिए पूछ रहे होते हैं कि भाई आपको कितना पता है। तो ऐसे सवाल अगर आपसे कोई पूछ रहा है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी लोग सुन रहे हैं, तो उनका सिंपल, या तो उनको पता ही नहीं है कि वो क्या सवाल पूछ रहे हैं, या फिर वो आपसे बस आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं कि आपको कितना पता है। ठीक, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि तरबूज बिल्कुल फट जाए। नहीं नहीं नहीं। हम लोगों ने कहा है कि साइज अच्छा आएगा, तो मतलब ऐसा नहीं कि अंगूर जो है वो भी तरबूज बन के आएगा, तो नहीं अंगूर नहीं। अंगूर के साइज में आएगा। बट हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सबका साइज जो है वो एक समान आ सकता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई टमाटर अंगूर जितना आ रहा है, कोई टमाटर तरबूज जितना आ रहा है, तो साइज एक समान रहे, ये एक्सपेक्टेशन किसान रख सकता है वहाँ पे। ठीक। एक मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें, कई बार 82 को लेके आपका एक, कई बार लोग क्या बोलते हैं कि सर हमने मछली में इस्तेमाल किया था, फिशरी में इस्तेमाल किया था, तो उसमें हमें फायदा मिला। तो बिल्कुल। इसमें आप लोगों को मैं एक ऐड करना चाहूंगा चीजें। हमारी वेस्टीज की एज सच कोई फाइंडिंग नहीं है हमारे एग्री के प्रोडक्ट की, ना तो आपका फिशरी में, ना पोल्ट्री में, ना डेयरी में, ना मछली में, ना मुर्गी में, ना पशुपालन में। तो हमारी एज सच कोई स्टडी नहीं है। तो अननेसेसरी इन प्रोडक्ट को आप खाली खेती में ही इस्तेमाल करिए, फसलों में ही इस्तेमाल करिए। बाकी आप इन प्रोडक्ट को कहीं भी इस्तेमाल मत करिए। एक सवाल आता है कि सर मशरूम पे स्प्रे करा सकते हैं क्या? तो आप मशरूम पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते एग्री के कोई भी प्रोडक्ट्स। और आप मशरूम में एक काम क्या कर सकते हैं, मशरूम लगाने से पहले किसान क्या करते हैं, कंपोस्ट तैयार करते हैं।
मशरूम लगाने से पहले किसान क्या करते हैं, कंपोस्ट तैयार करते हैं, जिससे वो बैग भरते हैं, उसमें स्पॉन्स लगाते हैं, बीज, मशरूम के बीज को स्पॉन्स बोलते हैं। तो जो किसान जो कंपोस्ट बना रहा है जिसमें मशरूम का बीज वो लगाएगा, उसमें आप ह्यूमिक नैनोटेक मिक्स कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मशरूम पे कुछ मत इस्तेमाल करिएगा, बस उसका जो कंपोस्ट है जिससे वो बैग की फिलिंग करेगा जिसपे मशरूम लगेगा, उसमें ह्यूमिक नैनोटेक आप मिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और मशरूम आजकल आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं और मशरूम तो काफ़ी ज़्यादा होता है, पॉपुलर हो चुका है। तो वहाँ पे ह्यूमिक और नैनोटेक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जिनको कि आप बैग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक, सो अब देखिए एक क्वेश्चन है, तनुजा बिष्ट जी का क्वेश्चन है, सर अदरक के लिए क्या यूज़ करें? तो अदरक के लिए मैडम आप ध्यान रखिए कि हमें ह्यूमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एग्रीगोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और अभी अदरक का सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, और अदरक के सीजन में जैसे ये बरसात का टाइम आएगा तो फंगस लगने के भी चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो शुरुआत में मिट्टी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बायोफंजीसाइड जरूर इस्तेमाल कराएं मिट्टी में। तो मिट्टी वाला स्टेप हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक, कि कम से कम हम ग्रैनुअल, बायोफंजीसाइड और 82, ये 3 चीजें हम कम से कम जरूर यूज कराएं मिट्टी में। आगे फिर आप स्टेज बाय स्टेज वो देख सकते हैं। बिल्कुल। देखो मनीष सर, एक और क्वेश्चन आ गया जो आप बात कर रहे थे कि हमने तो सुना है 82 से कपड़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है धोने से, तो ऐसा है क्या? सर इस पे मैं एक फनी वे आपको बताऊंगा। एक भाई साहब हमें मिले थे, मुझे और शिवम जी को एक भाई साहब मिले थे ट्रेनिंग में। उनका क्या कहना था कि सर मेरे ना बाल नहीं बढ़ रहे थे। तो मैंने क्या किया, आपका 82 को हेयर ऑयल में मिला लिया और चमत्कार हो गया सर, अब मेरे बाल 1 फुट लंबे हो गए। तो अगर ऐसी कोई बात आपको बोलता है कि जी बाल बढ़ गए हैं, मेरी बाइक की एवरेज बढ़ गई है, या फिर कपड़े की क्वालिटी अच्छी हो गई है, तो वो बिना हाथ पैर की बातें हैं। इनको खेती में इस्तेमाल करना है, खेती में ही इस्तेमाल करिएगा। बिल्कुल, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। तो मनीष जी आपको बोल रहे हैं कि ऐसी हमारी कोई फाइंडिंग नहीं है, और ना ही हम लोगों ने कभी ऐसा रिकमेंड किया कि आप इसको बालों में इस्तेमाल करो या कपड़ों में इस्तेमाल करो। लोगों ने खुद से ये चीजें बना ली और खुद से उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। तो हमारी तरफ से ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। जी सर, तो मुझे लगता है कि आज के लिए सेशन को आई थिंक यहाँ पे रोकने का समय आ चुका है। हम लोग का स्लॉट था 1 घंटे का। और शिवम जी, मनीष जी, थैंक यू सो मच आज के बेहतरीन सेशन के लिए। बहुत ज्यादा लोगों को मजा आया, मैं देख सकता हूँ काफी ज्यादा लोगों ने एंजॉय किया। आप लोगों का डिस्कशन जो था बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, और हम इसी तरीके के सेशंस लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। बिकॉज अभी भी आप देख सकते हैं लोग मैसेज कर रहे हैं कि ये जो नया सेशन था ये लोगों को बहुत मजा आया इस सेशन के अंदर। तो इस सेशन को हम दोबारा से लेकर के आएंगे। एक बार आप लोग हाँ कह दीजिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ओके ओके। तो एक बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे सेशन थे, कई जगहों पे काफी लोगों को मजा भी आया तरबूज वाला क्वेश्चन सुन करके। सो हम लोग एक जो है, लास्ट में एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर मैं, जी जी जी। कि जैसे अभी आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे हर एक इंडस्ट्रीज बंद है, पूरी फैक्ट्रीज बंद है, हर सेक्टर बंद है। जी। और जहां तक आप देख रहे होंगे, अगर आप, पता नहीं है, मैंने सोचा है कि और भी लोग सोच रहे हैं कि ये चीज, एक हम्म। सेक्टर ऐसा है जो अभी भी चल रहा है इवन इन लॉकडाउन, वो है बिल्कुल आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। किसान बिल्कुल अभी भी अपने खेत में जा रहा है, फसल अभी भी उग रही है, हम लोग दाल चावल सब्जियां डेली खा रहे हैं। बिल्कुल ये ऐसा एक प्राइमरी सेक्टर है कि वर्ल्ड वाइड कितने भी क्राइसिस आए, कितनी भी प्रॉब्लम आई, और ये सेक्टर हमेशा चलता रहेगा। इसमें हमेशा लोगों को काम मिलता रहेगा, रोजगार मिलता रहेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलता रहेगा। और बिल्कुल अभी भी अगर आप इंडिया का डाटा उठा के देखें तो 60% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो भी अभी भी आपका या तो गांव में रहती है या कहीं ना कहीं गांव से जुड़ी हुई है। तो अगर आपको 60% पॉपुलेशन पे नेटवर्क को बढ़ाना है, तो आपको एग्री पे काम करना ही पड़ेगा, एग्री पे फोकस करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। आप ये चीज तो वेल नोन है, हर कोई जानता है भाई। जीवनदायी सेक्टर है ये, लोगों की जीवन चलता है इससे। आप कह सकते हैं सबके अन्नदाता होते हैं किसान। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आप जितना ज्यादा इससे जुड़े रहेंगे, जितना ज्यादा इस सेक्शन के ऊपर काम करेंगे, आपका बिजनेस, आपकी लाइफ उतना ज्यादा प्रगतिशील रहेगी। क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा कि 60% जो पॉपुलेशन है या तो गांव में रह रही है, खेती किसानी से जुड़ी है, या फिर खेती ही कर रही है। तो हिंदुस्तान का एक बहुत ही अहम व्यवसायों में से है। सो आज आप लोगों ने जिस तरीके से सेशन को आपने जो है फ्लो में चलाया, बहुत ज्यादा हम सबको अच्छा लगा। और आप दो जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, शिवम जी, मनीष जी,
आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में। और जितने भी हमारे जो है पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और कहीं जाइएगा मत, कल सुबह दोबारा से हम आपको मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम आपसे बातें करेंगे रिलेटेड टू मेगा सीएनटी, जिसकी हम बात करते हैं। हर सुबह 10 बजे हम आपके लिए सीएनटी लेकर के आते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी प्रोफाइल और मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। इस वेब जो आपको वेबिनार आईडी दी है, इसमें किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। आप लोग इस पे बात करिए, आप लोग यहाँ पे अपने सवाल भी भेज सकते हैं, और इसमें किसी भी पासवर्ड जैसे कि मैंने कहा जरूरत नहीं है। तो कल सुबह इसी सेशन पे हम सब मिलेंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट दीपक मिश्रा, आप लोगों का कल इसी सेशन पे इंतजार करूंगा। आईडी आपके सामने है। और एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस परिस्थिति में आप जितना ज्यादा अपने घरों में रहते हैं, अपने देश का, अपने परिवार का, और साथ ही साथ हम सब के लिए जो है बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, और आप हमारी पूरे देश की सेवा करते हैं। इसी मैसेज के साथ थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट, और स्टे वेल, स्टे ग्रो, ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।